नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। एलसीएम और एचसीएफ की क्लास सेकंड है ये। क्लास फर्स्ट में हमने एलसीएम और एचसीएफ के जो बेसिक टर्म्स होते थे जिनका यूज़ करते थे, जैसे गुणनखंड क्या है, अपवर्तक क्या है, समापवर्तक क्या है, इन सब की परिभाषाएं देख ली थी और गुणनखंड पर आने वाले प्रश्नों को भी देख लिया था कि गुणनखंडों का योग निकालिए, गुणनखंडों की संख्या निकालिए, सम गुणनखंडों की संख्या निकालिए। इस तरह के क्वेश्चन भी हमने देख लिए थे जो आपके सीटेट, सुपर टेट या प्राइमरी टीचर में अक्सर पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम लोग लासा और मासा की परिभाषा और उन्हें ज्ञात करने की विधियां और उन पर बेसिक क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो देखेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज़ से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये विधियां आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बड़े से बड़े क्वेश्चन में हम इन्हीं विधियों को लगाकर जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लासा और मासा की एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या होती है और उनके जो ज्ञात करने की जो विधियाँ होती हैं उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हम उनको समझेंगे और उन पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन है लघुत्तम समापवर्तक, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, शॉर्ट में एलसीएम कहते हैं इसको। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है उसे दी गई संख्याओं का लासा कहते हैं। जैसे 4, 6 तथा 24 का लासा 24 है। मतलब अगर हमें 3-4 संख्याएं दे दी गई हैं तो उन सब संख्याओं के लिए हमें एक ऐसी संख्या ढूंढ के लानी है जो संख्या उन सभी संख्याओं से कट जाए और जो हम ढूंढ के ला रहे हैं वो छोटी से छोटी संख्या भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में बात करें तो 24 से, 4 से, 6 से और 24 से, हर तीनों से 24 हमारा कट रहा है और ये छोटी से छोटी संख्या है। कटने को तो 48 भी हमारा इन तीनों से कट जाएगा, लेकिन वो छोटी से छोटी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो भी एक गुणज है इन सब का। तो हमें क्या करना है, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं का एक के लिए एक ऐसी संख्या ढूंढ के लानी है जो सभी से कट जाए और वो क्या हो कहलाएगी, वही हमारी संख्या कहलाएगी लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब एक पॉइंट है, दी गई संख्याओं का जो एलसीएम होता है, जो लासा होता है, उन संख्याओं से सदैव बड़ा होता है या तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होता है। ये जो हम मल्टीपल निकालते हैं लोएस्ट वाला, या तो सभी संख्याओं से बड़ा होगा या तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके बराबर होगा। कभी भी सबसे छोटी संख्या या उन संख्याओं के बीच में कभी भी लासा नहीं होता। लासा निकालने के लिए हमें जो गुणज निकालते हैं वो या तो सभी संख्याओं से बड़ा निकल जाता है और या तो फिर सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसके बराबर हो जाता है। अब देखिए लासा निकालने के जो दो विधियां हैं इनको समझ लेते हैं। तो लासा ज्ञात करने की विधियां, पहली विधि हमारी है भाग विधि। दी गई संख्याओं में को एक पंक्ति में रखकर सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। कब तक दिया जाता है, जब तक उन संख्याओं के नीचे 1 आ जाता है। उन संख्याओं का गुणा कर जो गुणनफल प्राप्त होता है वही उन दी गई संख्याओं का लासा होता है। जैसे 8, 10, 12 तथा 15 का लासा अभी हम यहाँ पर निकालेंगे। तो क्या बोला, भाग विधि में हमें जितनी भी संख्याएं दे दी जाएं जिनका लासा निकालना है उन सभी को पहले हम एक पंक्ति में रख लेंगे और ऐसी कोई कॉमन संख्या उठाएंगे जिनसे उन सबको भाग होता जाए और भाग करते करते जब तक सबके नीचे 1 नहीं आ जाता तब तक हम वो भाग करते रहेंगे और लास्ट में जब हमारा 1 आ जाएगा तो ये जो हमारी संख्याएँ आई हैं ये इधर लेफ्ट साइड में, इन सबको हम गुणा कर लेंगे और वही हमारा एलसीएम होगा, लासा होगा। जैसे देखिए 8, 10, 12 और 15 इन सबको एक पंक्ति में लिख लिया और इन सबको हम भाग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम छोटा से छोटा संख्या लेंगे, मतलब 2 से भाग करेंगे। तो 2 से आप जान रहे हैं 8 कट जाएगा 4 बार में, 10 कट जाएगा 5 बार में, 12 कट जाएगा 6 बार में, 15 नहीं कटेगा, चुपचाप लिख दीजिए। फिर से आइए, अभी सम संख्याएँ हमारी हैं, मतलब अभी 2 से काटने की संख्याएँ हैं तो पहले हम 2 से ही काटेंगे। तो इसको काटिए, 2 दूनी 4 हो गया आपका, 5 नहीं जाएगा, 3 से करेंगे तो 2 तिहाई 6 जाएगा, 15 फिर नहीं जाएगा। अभी भी आपको एक संख्या दिख रही है, मतलब अभी भी 2 से जा सकता है ये, तो 2 से करिएगा, 2 1 कम 2, 5, 3, 15। तो एक के नीचे संख्या के नीचे हमारा 1 आ चुका है। अब हम आगे जाएंगे तो अगली सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 से विभाजित करेंगे, 3 1 बना रहेगा, 5 नहीं जाएगा, 3 1 कम 3 और ये 3 5 15। अब आप देख रहे हो यहाँ पर 1 2 जगह बन चुका है। अब अगली संख्या में से भाग करेंगे 5 से, तो ये हो गया 1 1 1 और ये 1, सबके नीचे 1 बन गया है। तो अब हमारा जो लासा आएगा वो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 था, फिर 3 था और फिर 5 था। तो गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीक 24 और 24 पंचे 120।
तो ये हमारा लासा आ गया। तो ये हमारी भाग विधि थी और बहुत ही आसान विधि है। इसके बाद एक विधि हमारी और है अभाज्य गुणनखंड विधि, लेकिन हम ज़्यादातर क्वेश्चनों में अगर यूज़ करेंगे तो हम भाग विधि का ही यूज़ करेंगे, अगर आपके ज़्यादा बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं तो। चलिए देख लेते हैं अगली विधि। लासा निकालने की अगली विधि है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको हमने क्लास 1 में देखा था। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्या किसी से नहीं कटती हैं। और गुणनखंड क्या होते हैं? जिस संख्या के टुकड़े, ये संख्या के टुकड़े, तो किसी संख्या के वे टुकड़े जो किसी से ना कटें वो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। और उसी को निकालने की जो विधि होती है उसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, जो हम क्लास 1 में देख लिए हैं। इस विधि में दी गई संख्याओं को छोटे से छोटे अभाज्य गुणनखंड में परिवर्तित कर लेते हैं। जिन गुणनखंडों के अधिकतम घात होती है उन्हें आपस में गुणा कर लिया जाता है और प्राप्त गुणनफल ही संख्या का लासा होता है। मतलब जो पहले आपको सारी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं पीछे कर चुके हैं और अभी हम फिर से यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो संख्याएं दी गई हैं उनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जिनकी घातें सबसे ज़्यादा हैं उन गुणनखंडों को उठाइए और आपस में गुणा कर लीजिए, वही आपका लासा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमने 8 को तोड़ा तो 8 का अभाज्य गुणनखंड बना 2 की घात कितना 3। 10 को 2 और 5 में तोड़ सकते हैं। 2 भी आपका देखिए अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, तो ये दोनों गुणनखंड हमारे क्या हैं 10 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 12 की बात करें तो 2 की घात 3 गुणे 3 में टूटेगा और 15 के बाद 3 गुणे 5 में टूटेगा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी संख्या है इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड हमारे कौन कौन से मिले हैं। एक तो 2 मिला है और एक तो 3 मिला है और एक हमारा 5 मिला है। 3 संख्याएं मिली हैं। डेफिनेशन क्या कह रही थी कि जिन गुणनखंडों की घात सबसे अधिकतम हो उनको आप ले लीजिए। तो यहाँ अगर हम बात करें तो 2 3 4 जगह है, लेकिन 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है 3 है, तो हमने ले लिया। अब बात करते हैं 3 की, तो 3 की सबसे बड़ी घात 1 ही है और 5 की भी इन सब में सबसे बड़ी घात क्या है 1 ही है। इनको गुणा कर लेंगे और आंसर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो ये तरीका होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि का। क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उनके बाद उनमें सबसे बड़ी घात को गुणा कर लेते हैं। तो देखिए इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। जैसे 12 दिया है तो पहले 12 के हम क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे निकालते हैं, इस 12 के गुणनखंड हम तब तक करते जाएंगे जब तक हमको अभाज्य गुणनखंड ना मिल जाए। अभाज्य गुणनखंड क्या मतलब, जो अभाज्य संख्याओं से बने हों, और अभाज्य संख्याएं का मतलब जो संख्याएं किसी से विभाजित ना होती हों। तो आपको 12 दिख रहा है, जानते हैं 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3। तो अगर हम 12 की बात करें तो 12 किस में टूट गया 2 गुणे 2 गुणे 3 में। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणे में 3। तो देखिए 2 और 3 आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। कोई भी संख्या दी, जैसे 16 दिया है तो पहले आप 16 को क्या कर लीजिए तोड़ लीजिए। पहले हमेशा 2 से जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4 और फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2। तो यहाँ बात करें तो 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी बन गई 4 बन गई। इसी तरह अगर हम 18 को तोड़ें तो 18 को तोड़ सकते हैं 2 तोड़ लेते हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 से करेंगे 9 बार में जाएगा, फिर 3 से करेंगे क्योंकि विषम हो चुका है 3 बार में जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 बार में जाएगा। तो ये बन गया 2 गुणे 3 गुणे 3। तो ये हो गया 2 गुणे 3 की घात 2। 30 की बात करें तो 30 का भी निकाल दीजिए। सम संख्या दिख रही है, हमेशा 2 से काटिए 15 आएगा। विषम हो चुकी है, क्या ये 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 3 पछे 15, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5। तो ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ पर तो कोई डबल नहीं है, पूरा यही आ जाएगा। अब हमें क्या करना था आंसर में, जो हमारे बने हुए हैं गुणनखंड अभाज्य, देखिए कौन कौन सी अभाज्य संख्याएँ हैं 2 है 3 है और 5 है। इनमें जो सबसे बड़ी घात है उनको लेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी 2 की घात हमें कितनी मिली है 4 मिली है। 3 की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी घात कितनी मिली है 2 मिली है। और 5 की अगर हम सबसे बड़ी घात की बात करें तो इन सब में केवल एक ही है, वो 1 है। तो ये आपका आंसर हो गया। 2 की पावर 4 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 5 का 5 ही रहेगा। तो ये हो गया 16 गुणे 5 गुणे 9। तो ये आपका आ गया 16 पंचे 80 और 8 9 72 720। आगे देखते हैं महत्तम समावर्तक की परिभाषा। महत्तम का मतलब हो गया हाईएस्ट और समावर्तक का मतलब हो गया कॉमन फैक्टर। दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। जैसे लासा में हमने देखा था कि हम एक ऐसी संख्या निकालते थे जिससे बाकी संख्याएं विभाजित हो जाए,
लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि हम वह संख्या निकाल रहे हैं बड़ी से बड़ी जो बाकी संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है, जैसे वहाँ पर हम गुणज देखते थे, लेकिन यहाँ पर हम गुणनखंड देख रहे हैं, समापवर्तक देख रहे हैं, कॉमन फैक्टर देख रहे हैं। ठीक है जी, दोनों में क्या फ़र्क है? जब लघुत्तम समापवर्तक हम देख रहे थे तो वहाँ पर हम एक संख्या देख रहे थे, जो बाकी जितनी भी संख्याएं दी गई हैं वो सब संख्याएं उससे कट जाएं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हम बड़ी से बड़ी वो संख्या देख रहे हैं जो सबको काट दे, तो उसको हम उन संख्याओं का मासा बोल देंगे। ठीक है, दोनों बेसिक सी डेफिनेशन है, छोटा सा अंतर है, एक दो बार अगर आप देख लेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी मासा की परिभाषा हो गई। क्या होता है मासा? कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ली जाती है जो दी गई सारी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। ठीक है, लासा में हमने क्या बेसिक डेफिनेशन देखी थी कि हम वो छोटी से छोटी संख्या देखते हैं जो सभी संख्याओं से कट जाए, और यहाँ पर हम खुद वो संख्या देख रहे हैं जो सबको विभाजित करे। ठीक है, वर्तक का मतलब होता है कॉमन फैक्टर हो, मतलब सभी में कॉमन हो और वो बड़ी से बड़ी संख्या हो। ठीक है, जैसे अगर बात करें 24 और 4 और 8 में, दो भी सब में कॉमन मिलेगा, लेकिन 2 सबसे बड़ा नहीं है। 4 सबसे बड़ी संख्या है, 4 के बाद आप कोई भी संख्या नहीं ले सकते जो तीनों को विभाजित कर दे और वो कॉमन भी आ जाए। ठीक है, और आगे क्या दिया है? मासा का मान संख्याओं से सदैव छोटा होता है या तो सबसे छोटी संख्या के बराबर होता है। लासा में हमने देखा था या तो सभी संख्याओं से बड़ा होता था गुणज, या तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होता था। यहाँ क्या कह रहे हैं? या तो सबसे छोटा होगा सभी संख्याओं से, या तो जो सबसे छोटी संख्या होगी उसके बराबर होगा। ठीक है, देखिए इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन है? 4, इसके बराबर है, क्योंकि अगर आप इसके बाद अगर आगे निकल जाओगे तो फिर 4 तो कॉमन मिलेगा ही नहीं, और हमें तो वो संख्या लेनी होती है जो तीनों में कॉमन हो, तो उसको हम लोग मासा बोलते हैं। तो आई होप आपको मासा की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी और लासा की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। फिर हमने लासा के लिए 2 विधियाँ पढ़ी थी, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। इसी तरह हम लोग मासा की भी दोनों विधियों को आइए देखते हैं, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। तो पहले हमारी क्या है? भाग विधि। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान विधि है भाग विधि। दी गई संख्याओं में किसी 2 को लेकर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। जो शेषफल आता है उसे भाजक कहते हैं। जो शेषफल प्राप्त होता है उसे दूसरे भाजक को भाग देंगे। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। जब शेषफल शून्य हो जाता है तो अंतिम भाजक ही संख्याओं का मासा होता है। इस प्रकार मासा को अन्य संख्याओं से भाग देंगे, इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, अंत में प्राप्त अंतिम भाजक ही संख्याओं का मासा होगा। तो मान लीजिए आपके पास 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं और उनका मासा निकालना है, तो भाग विधि में ये करते हैं। तो क्या करते हैं इस विधि में कि पहले आप देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 105, 135 और 165। इसका हमें मासा निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन तीनों में देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2, 105 और 135। पहले हम इन दोनों को ले लेंगे और 105 और 135 लेकर 135 को 105 से हम भाग कर देंगे। तो आप देख रहे हैं केवल एक बार जाएगा, तो ये हो गया 105। कितना बचा? 0 और 3। ठीक है, अब जो हमारा शेषफल बचा है यही हमारा भाजक बन जाएगा, और जो संख्या हमारी छोटी वाली थी अब हम उससे भाग करेंगे। तो 3 चौक 12 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में ले जाइए, 30 3 90। अब कितना बचा आपका? 5, और इधर एक बचा 15। तो अब कितना बचा आपका? 15। फिर से जो आपका शेषफल है उसको भाजक बना लीजिए। अब इसको भाग करिए तो 15 दूनी 30। अब आप देख रहे हैं शेषफल 0 हो चुका है। तो जो हमारा अंतिम भाजक था वही हमारा मासा हो गया। तो ये तो मासा हमारा इन 2 संख्याओं के लिए हुआ। अभी हमारी एक संख्या और बची हुई है, तो इस मासा को लेकर हम इससे भाग करेंगे। तो 15 को लेकर हम 165 से भाग करेंगे। तो 15 एकम 15 और 15 एकम 15। आप देख रहे हैं पूरी तरह से चला गया, कोई शेषफल बचा ही नहीं, तो आगे भाजक बनने की बात ही नहीं आती। तो मासा हमारा क्या हो गया? 15 हो गया। तो ये हमारी भाग विधि द्वारा मासा था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आसान विधि है और ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम इसी को यूज़ करेंगे। अगली विधि देख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अगली विधि है आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि में दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कर लेते हैं, और जो गुणनखंड सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ होते हैं वही संख्याओं के मासा होते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हमें क्या करते हैं? संख्याओं के पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, वो तो हमें निकालना आता ही है। उसके बाद क्या करते हैं? जो हमारे गुणनखंड निकले हैं उनमें जो उभयनिष्ठ हो, मतलब जो कॉमन हो, उन गुणनखंडों को ले लेते हैं और उनका गुणा कर लेते हैं, और वही हमारा CF या मासा हो जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए 105 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने 3 × 5 × 7 में तोड़ लिया। अभाज्य गुणनखंड विधि आप सीख भी चुके हैं।
जैसे एक काम निकाल कर बता दे रहे हैं फिर से आपको। जैसे 105 है तो आप देख रहे हैं इसको सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या लेंगे जिससे विभाजित हो जाए। तो आप देख रहे हैं विषम संख्या है, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। अभी भी आपको दिख रहा है ये 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और फिर ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7। तो इस तरह हम 105 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 7 या अभाज्य गुणनखंडों में लिख सकते हैं। इसी तरह 135 को लिख सकते हैं, इसी तरह 165 को लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपको ये अभाज्य गुणनखंड मिले हैं, इन गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ हो, जो कॉमन हो, उनको ले लीजिए। तो देखिए 3 आपको हर जगह दिख रहा है तो एक 3 मिल जाएगा आपको, और उसके बाद यहाँ पर 5 जो तीनों में मिल रहा है, एक 5 आपको मिल जाएगा। बाकी 3 यहाँ तो है ऊपर नहीं है, 7 यहाँ तो नीचे नहीं है, तो आपको केवल 2 गुणनखंड मिले हैं 3 और 5। अब इनका आप गुणा कर लीजिए तो वही आपका क्या होगा, HCF होगा। तो मासा और लासा निकालने की दोनों विधियां हमारी हो चुकी हैं। अब हम उन पर कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए विधियों की अगर बात करें तो अगर छोटी संख्याएं हैं तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज़ करिए, चाहे लासा हो या मासा। लेकिन अगर संख्याएं थोड़ी सी बड़ी हैं तो आप भाग विधि का यूज़ करिए, लासा में भी और मासा में भी। आइए जो हमने अभी डेफिनेशन इतने किए हैं या जो हमने तरीके दिखे हैं उन पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेसिक से आपके। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं और इनको हम लासा और मासा इनमें निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम भाग विधि का यूज़ करेंगे, बाकी आप अभाज्य गुणनखंड विधि का भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है, दोनों विधियां हमारे पास हैं। तो हम भाग विधि द्वारा करेंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं, लासा निकालिए। भाग विधि में क्या था कि जो हमारी संख्याएं दी गई हों उनको एक पंक्ति में लिख लीजिए। पंक्ति में लिखने के बाद हम उन संख्याओं से भाग करते हुए जाते हैं जब तक हमारे हर संख्या के नीचे 1 ना मिल जाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले 2 से करेंगे। 2 से आप ध्यान रहे, 2 बार 2 चौके 8, 2 पंची 10 और 2 छंग 12। अभी भी हमारे पास 2 सम संख्याएँ दिख रही हैं तो हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 दूनी 4, 5 और 2 तिहाई 6। अभी भी आपकी एक दो विभाज्य संख्या मिल रही है। अभी भी आपकी एक सम संख्या है तो अभी भी 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 5 और 3। अब आपका जो है 3 से जाएगा और फिर आपका बचा है 5, तो ये लास्ट में 5 से चला जाएगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं जो हमारा लासा बनेगा वो क्या बनेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। सबका गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120। तो ये आपका क्या आ गया, लासा आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लासा निकालना है, फिर से भाग विधि का यूज़ करिए। 9, 10, 15, 20। अगर सम संख्याएँ दिख रही हैं तो 2 से विभाजित करिए। 9 को ऐसे लिख देते हैं, 2 पंची 10, 15 ऐसे लिख देते हैं, 2 दाम 20। अभी भी आपको एक सम संख्या दिख रही है, 2 से विभाजित हो जाएगी। 9, 5, 15 और 2 पंची 10। अब सब संख्याएँ विषम हो चुकी हैं। 3 से देखेंगे, बिल्कुल 3 तिहाई 9, 5, 3 पचे 15 और 3 एकम 5 ऐसे ही रहेगा। अभी भी आपको 3 से जाएगा एक बार, 3 एकम 3 और फिर 5, 5 और 5, और अब लास्ट में आपका केवल 5 से जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा लासा बना होना 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और गुणे में 5। गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 पंचे। तो यहाँ पर 2 छोटी संख्याएं ले लेते हैं पहले। तो 2 छोटी संख्याएं 247 और 323। इनको भाग करके देखेंगे, जो इनसे मासा प्राप्त होगा उसको हम अगली संख्या से भाग करेंगे। तो आपको दिख रहा है एक बार में ही जाएगा। तो ये 247 हो गया। कितना बचा, 13 में से 7 दिया 6 और इधर बचा 7, 76 बचा आपका। 247 हो गया आपका। अब कितनी बार जाएगा आपका ये, तो अब आपका ये जाएगा 3 बार में, और ये कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 और 1 22। घटा दीजिए। अब आपका बचा 19। तो अब इस 19 को हम 76 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 4 बार में। तो यहाँ पर आपका मासा कितना मिल गया, 19। लेकिन अभी हमारे पास एक संख्या बची हुई है तो फिर हम 19 से उसको विभाजित करके देखेंगे। तो ये 2 बार में गया, 19 दूना 38। कितना बचा आपका, 17 और 1 है 71 हो गया। आप जानते हैं 19 9 171 होता है, कट गया पूरी तरह से। तो इस तरह हमारा जो मासा है वो क्या आ गया, 19 आ गया। तो अगर संख्याएं छोटी दी गई हैं तो आप वहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज़ करिए, लेकिन अगर संख्याएं बड़ी दी गई हैं तो फिर वहाँ पर आप भाग विधि का यूज़ करिए। अगला क्वेश्चन है, 2 लगातार संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए।
तो अगर कोई दो लगातार संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए 4 5 है, 7 8 है, 11 12 है, कोई भी दो लगातार संख्याएं हैं, उसमें ये नहीं कहा बस दो लगातार का है, तो इसमें आप देख रहे हो एक संख्या में ऐसा सम है और एक विषम है, एक सम है और एक विषम है। तो जब भी इनमें अगर आप पूछा जाए कि इनका मासा क्या होगा, तो इनका जो अंतर होता है वही इनका मासा होता है, क्योंकि इन दोनों में अगर मासा होता क्या था भाई, वो बड़ी से बड़ी संख्या हमें कॉमन लेनी होती थी जो दोनों को काट दे। तो यहाँ पर अगर देखें तो इनमें से भी एक ही तो मिल रही है आपको, तो एक से ही तो सब कट रहे हैं। तो जब भी अगर आपसे दो संख्याओं का मासा पूछे तो कुछ नहीं होता है, उन संख्याओं का क्या होता है, वो अंतर होता है, मतलब एक होता है, लगातार होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दो लगातार संख्याओं का लासा क्या होगा। जैसे मान लीजिए 3 और 4 का, 7 और 8 का, तो फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 4 का क्या लिखा यहाँ पर 12, मतलब कुछ नहीं करना होता। जब लगातार संख्याओं का लासा बोला जाता है तो हमें गुणा कर देना होता है। 7 और 8 का कहे तो 7 8 56, ठीक है। तो इस तरह के अगर लगातार क्वेश्चन आ गए, अगर मासा बोलता है तो अंतर लेना है और लासा बोलता है तो वहाँ पर गुणनफल लेना है। अगर आप निकाल कर देखोगे तब भी यही आएगा तरीके से, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप करने के लिए क्या करना होता है, सरलतम रूप के लिए हमें संख्याओं को काटना होता है, अंश और हर को, और उस संख्या से काटना होता है जो दोनों में कॉमन हो। और कॉमन फैक्टर की बात करें तो हमें क्या निकालना होता है, मासा। तो अगर हमें इन दोनों संख्याओं का मासा मिल जाए तो हम उससे दोनों को काट कर संख्या को छोटा कर सकते हैं। तो देखिए हम पहले 36 और 96 का मासा निकाल लेंगे भाग विधि से। तो ये हम जाएगा 36 से 96 करना, 2 बार में ले जाइए, 2 छंग 12, 2 3 6 एक साथ 72 आ गया। कितना बचा आपका, यहाँ पर बचा 4 और यहाँ पर बचा आपका 2 24। अब 24 को 36 से भाग करेंगे, एक बार में जाएगा 24 बार में, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ बचा 12। अब इस 12 को जब आप 24 से भाग करेंगे तो ये पूरी तरह से 2 बार में कट जाएगा। तो इस तरह आपका जो मासा आया है वो कितना आया है, 12 आया है। तो अब क्या करना है, सरलतम रूप लेना है, तो 12 से ही हम दोनों को काट के देख लेंगे। तो 12 से आप इसको विभाजित करेंगे, 12 3 36 और इसको करेंगे तो 12 8 96। तो सरलतम रूप आपका क्या बन के आ गया, 3/8। तो इस तरह संख्याओं का सरलतम रूप क्या होता है, आप संख्याओं का मासा निकाल लीजिए, फिर उससे वो आसानी से कट जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपकी क्लास ओवर होती है। आज हमने लासा और मासा के बेसिक डेफिनेशन, ज्ञात करने की विधियाँ और उन पर आधारित बेसिक क्वेश्चन देख लिए हैं। अगली क्लास में हम लासा और मासा के जो टाइप बनते हैं उन टाइप को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।